सुनील भाई की बातों से इतना समझा कि यदि आपको ये मालूम है और इतना यकीन है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो गांव में मौजूद, खेत में मौजूद किसान की समस्याओं का सलूशन कर सकते हैं, तो आप भरोसे के साथ उनको कह सकते हो कि आप एक काम करो, गांव इकट्ठा करो और हम आपके पास सामने बुला देंगे बंदे को और वो आपको सारा समाधान बता देगा। आपकी अगर खेती में रुचि है तो आपको बता देंगे। अगर आप चर्चा करते हुए लोगों से मिलोगे, मान लीजिए आप 20 गांव में गए, 20 साथी अपने, और वहां आपको 4-4 लोग मिल गए 20 गांव में, तो 80 किसान हो गए। 80 किसानों को यहीं पे फिर से बुला लेंगे और यहां से ट्रेनिंग दे करके उनको भेज देंगे, वो शुरू करेंगे, जाकर के अपना चालू कर देंगे। आपके पास कितना ही ज्ञान हो, आप कितने ही सुंदर दिखते हो, आप कितने ही अमीर हो, आपने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बताऊं मैं आपको बात, अगर उसको फर्क पड़ता है तो एक बात से पड़ता है, आप उसके कितने काम के हो। सिंपल। अगर आप उसके लिए यूजफुल हो तो वो आपको 2 घड़ी सुन लेगा। इतना भी यूजफुल, जैसे सुनील भाई ने बोला ना, आप उसकी सुन लो तो भी आप यूजफुल हो उसके। यानी कहने का मतलब, किसी को आप अपनी बात बताने जाओ तो एक बार उसको सुन लीजिए। सुनने का लाभ क्या होगा मालूम है? सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा, आपको उस व्यक्ति के मानसिक स्तर का पता चल जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति का पता चल जाएगा। उसकी मानसिक स्थिति जहां है वहीं से आप अपनी बात शुरू करिए, वहां से शुरू मत करिए जहां से आपको पता है। हमें मतलब हजारों साल पहले जाने की जरूरत नहीं है, मौजूदा व्यवस्था पे बात कर लो। अब जब हम किसान की बात करेंगे, जब हम खेत की बात करेंगे, जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, मूल सिद्धांत एक ही मिलेगा। वो क्या? कि जो चीज आपको फ्री में दी गई है उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो आपको फ्री में दी गई है, मैं आपको बताता हूं कि कई जगह पर, मैं आपको बताऊं कि कई जगह पर ना इतना प्रेम मिल जाता है, मतलब वो प्रेम मिल जाता है। तो सुनील, कई बार हम साथ में होते हैं ना, तो हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार ये मरवाएंगे, उसका कोई मोल ही नहीं है। मतलब इस आदमी के प्रेम का बदला आप जान देकर भी नहीं चुका सकते भाई। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही है ना, फ्री में मिल रही है, प्रेम भी, उसकी कीमत मतलब आप नहीं चुका सकते। तो जो सरकार आपको दे रही है उसकी कीमत आपको जान देकर ही चुकानी पड़ेगी अगर आपको फ्री मिले। दोनों में फर्क देख लीजिए कितना है ना? मैं समझिए चीजों को। समाज की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आपको जब समाज में जाना है तो आपको इनके जवाब देने होंगे लोगों को। सबसे बड़ी गलती, अपनी कमान छोड़ दी अपने हाथ से, है ना? किसी के ऊपर कोई कमान नहीं, कोई लगाम नहीं। टीचर बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद उस बच्चे का क्या बनेगा, उसको समाज में कहां स्थापित करेगा, जो पढ़ा रहा है वो कहां काम आएगा, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो वो जो मर्जी पढ़ाएंगे, आपकी पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब की मोल्ड कर देंगे। उन्हीं व्यवस्था का पढ़ाया हुआ आदमी आपसे पूछ रहा था, जब हम कॉमन सेंस की बात कर रहे थे तो वो आपसे बात कर रहा था टेक्निकल भाषा में, WHO वाली, है ना? क्योंकि वो उनकी सिस्टम का पढ़ाया हुआ था ना, तैयार किया हुआ था। जिस वक्त आपको पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड की, यूरिया, DAP, खाद, हाइब्रिड बीज और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की आदत डालनी थी, तो शुरू में किसान को ये बीज और खाद सब्सिडी पर दिए गए थे। कितनी सब्सिडी पर? बिल्कुल फ्री दिए गए थे। जैसे टाटा ने अपना ट्रक एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रक भी फ्री में दिया,
जगह जगह ड्राम लेकर के बंदे बिठाए कि तेल डलवाना होगा, तो आपने कुछ नहीं देना, आप एक बार इस्तेमाल तो करके देखो। और जहां आपको सहूलियत आई वहां आप आदी हो गए। नशे वाला आदमी क्या करता है अपने समाज के अंदर अपने बच्चे को, मतलब कोई बच्चा है जो नशा करता है, वो क्या करेगा, वो आपके बच्चे को पहले शुरू में नशा फ्री में देता है। जब आपका बच्चा नशे का आदी हो जाता है तो उससे वसूली करना शुरू करता है। जब पैसे भी जब उसके पास खत्म हो जाते हैं तो उससे ड्रग्स का धंधा करवाता है। यही शिक्षा में हुआ, यही स्वास्थ्य में हुआ, यही खेती में हुआ, यही समाज में हुआ कि नहीं। मतलब इस मूल पे जाना है आपको, सारी चीजें कनेक्ट आप तब करोगे। इसी तरह से आपकी जमीन को खत्म किया कैसे, कि जो वो हाइब्रिड बीज थे और जो ये खाद थी, जो रसायन थे, वो रसायन क्या करते हैं, उनके अंदर जैसे वो यूरिया का और इसका डीएपी का जो दाना है, उस दाने के ऊपर केमिकल होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, वो मिट्टी में ही पड़े रहते हैं और मिट्टी की ऊपरी परत को वो हार्ड करते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं। तो आपकी जमीन धीरे 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 सख्त होती जाएगी। आपकी जमीन सख्त हुई, उसके बाद फिर आप हल से जोत नहीं पाओगे, तो आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जब आपको ट्रैक्टर से जोतना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपके पास ट्रैक्टर हो गया तो जल्दी जल्दी से उसको प्लो कर दिया। प्लो करने के बाद फिर आप वो जो रेजिड्यू है उसमें आग लगाना भी शुरू कर दोगे। जब आप मिट्टी में आग लगाते हो तो वो ईंट बनती है। मिट्टी जमीन में आग लगाओगे तो वो ईंट जैसी सख्त हो जाएगी। जब वो ईंट बन जाएगी, उस ईंट को फिर से दोबारा प्लो करने के लिए आपको अगली बार और भारी ट्रैक्टर चाहिएगा, अगली बार और भारी चाहिएगा। पहले 25 हार्स पावर में काम चल गया, फिर 35 हार्स पावर, फिर 45 हार्स पावर, फिर 55 हार्स पावर, फिर 65 हार्स पावर। अब इतने बड़े बड़े हैवी ट्रैक्टर्स आए हुए हैं। अब वो उनका भी जोर लग रहा है उस जमीन को प्लो करने में। आदत, नशा डला, बीज आपको हाइब्रिड दे दिया, वो उसके सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देगा जमीन के। अगली बार जब आप उसमें नेचुरल बीज डालोगे, वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जमीन नशे की आदी हो चुकी है। हमारा आयुर्वेद, हमारे वेद, हमारी पुरानी संस्कृति ये कहती है, शरीर के या समाज के जिस हिस्से को जितना एक्टिव रखोगे वो उतना मजबूत, उतना शक्तिशाली, उतना समझवान, उतना बढ़िया, उतना तेज तीक्ष्ण होता चला जाएगा। यही कहती है। इसीलिए परिश्रम का पूरा उसके अंदर वर्णन है। सुबह सुबह जल्दी 4 बजे मतलब मुहूर्त में उठने से लेकर के और शाम को जल्दी सोने तक पूरा दिन लगे रहने का ही वर्णन है। हमारे घरों में बेड नहीं होता था। परमानेंट बेड जिस घर में हो गया, समझो वहां वो नशा आना शुरू हो गया। हमारे यहां खाट होती थी, सुबह जब सारी फैमिली उठ जाएगी, खाटें एक तरफ कोने में चली जाएंगी, बिस्तर सारे कोने में चले जाएंगे, पूरा घर आपका खाली है। अगर आपको बैठना है तो पीढ़े पे बैठिए, छोटी मोटी बिछा के बैठिए या ऐसी नीचे बैठिए, जैसे मर्जी। आपके पास सोने के लिए प्रोविजन नहीं है, लेकिन आपने ऐसा अरेंजमेंट करा कि आप 24 घंटे भी सो सके, है ना। फिर आपको क्या दिया कि सुबह सुबह 4 बजे उठेंगे। तो 4 बजे क्यों उठना, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। हर गांव के पास, हर कबीले के पास अपना जंगल है, वो अपने जंगल में फ्रेश होने के लिए जा रहा है। अगर उसको घर से बाहर जाना है फ्रेश होने के लिए तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, है ना। और जो सुबह जल्दी उठ गया और बाहर घूमने के लिए चला गया तो फिर वो लॉजिक काम कर गया कि पेट का खेत में और खेत का पेट में है, और आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो गड़बड़ है, इनको तो ऐसा बनाना पड़ेगा, उल्टा स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, खाते हम हमेशा घर में थे और घूमने बाहर जाते थे। अब क्या होता है, खाकर बाहर आएंगे और हगने के रह आएंगे, हैं? व्यवस्था पूरी की पूरी 360 डिग्री अव्यवस्था,
180 डिग्री बदल दी, इधर से बिल्कुल इधर पलट दी। अब आपको घर में जब आपके पास जंगल है तो जंगल में ढेरों वनस्पतियां हैं, वहां के मौजूद वातावरण, वहां के वातावरण के हिसाब से जितनी जड़ी बूटियां हैं सब आपके जंगल में है। वहां आपको शहद भी मिलेगा, जंगली शहद भी मिलेगा, बीमारी के लिए जो जो जड़ी बूटियां उसे, क्योंकि ये चीज आपको नहीं पता होगा कि प्रकृति की इतनी शानदार व्यवस्था है कि जब इधर लोगों के शरीरों में बीमारी उपज रही होती है तो उधर उसका इलाज पैदा हो रहा होता है, वहीं पे उसी वातावरण में पैरेलल चलती है हमेशा। कहीं भी खुजली वाला अगर पौधा हो ना, जिसको लग के खुजली हो जाए, उसके बिल्कुल पास में एक पौधा होता है। पिछली बार जब हम 16 अक्टूबर को जब हम गए थे, जब रोहतक में थी मीटिंग, तो मालवी जी हमारे साथ में थी। तो हम उसके बाद फिर हम आगे पहाड़ों पे घूमने गए, मैं, मेरी पत्नी और वर्मा जी, उनकी पत्नी, तो और मालवी जी, ये सब। तो वहाँ जब हम जंगल में से कुछ तोड़ रहे थे, गलगल लगे हुए थे, तो वहीं उनका घर था, वो खुजली वाले पौधा लग गया एकदम से अचानक से, और बहुत बुरी तरह से खुजली माचने लगी। और अब क्या करें, पूरा शरीर पे मतलब ऐसे होने लगा। तो वो आंटी थी पास में, उन्होंने बोला बेटा घबराओ मत, वो जो चौड़ा सा पत्ते वाला पौधा है ना, वो उठा के रगड़ लो, हो जाएगा। उठाया, रगड़ा, एकदम खत्म। मतलब मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी और इलाज साथ में। अगर वो कुदरती है बीमारी, अगर वो मैन मेड है, तो फिर जैसे कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस बेचने के लिए वायरस दिया जाएगा, वैसे ही आपको बाहर से दिया जाएगा। मैन मेड का तो खेल इतना सा है। तो इस चीज को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इनको दूध मिलता है गाय से, गाय चर के आती है जंगल से, जंगल में सारी जड़ी बूटियां हैं, तो उनका सारा का सारा अर्क जो है इनके दूध में आ रहा है, जड़ी बूटियों का बन के ऑटोमेटिकली। तो अब इनको अगर बीमार करना है तो पहले इनके घर से गाय निकालनी पड़ेगी। गाय निकालने के लिए गाय की उपयोगिता खत्म करनी पड़ेगी। तो आपको कहना पड़ेगा कि घी खाना बंद कीजिए, रिफाइंड खाया करिए, सफोला, उससे पहले वनस्पति घी, डालडा, प्रेशर कुकर के गुण गाई जाओ, है, खाई जाओ, खाई जाओ। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे प्रेशर कुकर आ रहा है एल्यूमिनियम का, उसी टाइम पे आपके घरों में डालडा की एडवर्टाइजमेंट आ रही है। उसी वक्त पैरेलल में डॉक्टर आपको यह कह रहे हैं घी खाने से हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन आप यह नहीं समझ पाए, 1970 में जिस वक्त हरित क्रांति के नाम को हाइब्रिड बीज दिए गए थे, वो हाइब्रिड बीज की वजह से, उनके अंदर पेस्टिसाइड और जो डीएपी यूरिया की वजह से आप बीमार पड़े, उसका इलाज उन्होंने क्या कहा, उसका कारण उन्होंने पहले घी बताया। और लोगों को बकायदा ये कहा गया। मेरे दादाजी को थोड़ी सी तकलीफ हुई, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर कहता है घी खाना बंद कर दो। मेरे दादा बोले भाई घी खाना बंद कर दिया तो मर जाऊंगा। वो बोले कि अगर ताऊ अगर बंद नहीं करेगा तो पक्का मरेगा। कहता भाई मरना मंजूर है, घी नहीं छोड़ूंगा। घी छोड़ा ही नहीं बंदे ने, और उसके बाद भी 20 साल जिए। जिन्होंने छोड़ दिया उनके घुटनों खत्म होने शुरू हो गए। अब गाय निकालनी थी घर से, तो वो जो जमीन हार्ड हो गई तो बैलों से जुताई होनी बंद हो गई। तो अब बैल नहीं किसी के घर में, तो जो अगर किसी गाय ने बछड़ा दे दिया तो वो बछड़ा किसी काम का नहीं, और ऊपर से कह दिया घी खाओगे तो बीमार पड़ोगे, तो इतने दूध की जरूरत नहीं। तो जिनके घरों में पूरा का पूरा लंगार होता था, मेरे घर में 26 भैंस होती थी, मुझे याद है 19 भैंस 26 भैंस मैं जब गिन के लाता था। जब मैं जोड़ पे ले जाता पानी पिलाने के लिए तो मैं गिन के लाता था, हालांकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता था, पर धक्के से भेजते थे मुझे। और मैं 19 छांट के ले आता, मैं कहा 19 थी, 19 ले आया, किसी और की पकड़ के भी ले छोटे कि 3 छोटे थे, 16 बड़े थे, तो 3 छोटे किसी के मिलो वो ले आया। मेरा कहने का मतलब, अब क्योंकि घी नहीं खा रहे हो, बेचना हमारे यहां कलंक माना जाता था, तो अब बेचोगे भी नहीं, क्योंकि पारिवारिक परंपरा बेचने की नहीं है, क्योंकि फैमिली कल्चर ऐसा है, हमारा समाज का ऐसा कल्चर है कि आप एक दूसरे से आदान प्रदान करोगे, जो चीज फालतू है आप एक दूसरे को दोगे। अब पड़ोसी भी नहीं ले रहा, क्योंकि उसको भी डरा रखा है डॉक्टर ने कि खाएगा तो हार्ट अटैक होगा।
अब वो किसी काम का नहीं है, उसके पास बिक भी नहीं रहा, किसी काम का भी नहीं है, इतना सारा दूध घी सारा वेस्ट हो रहा है, तो अब उसको डंगर कम कर दो धीरे धीरे। उधर से पैरेलल में गांव के बाहर उस जंगल को काटकर वहां कुछ उद्योग खोल दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इससे आपको रोजगार मिलेगा। जंगल खत्म, डंगर खत्म, ठीक है जी। अब आपके पास बाहर घूमने जाने के लिए कुछ बचा नहीं। खुले खेत में जाओगे तो फिर प्रचार कर दिया जाएगा, अरे तुम्हारी बहू बेटियां बाहर खुले में जाती हैं। फिर आपको घर में लैट्रिन खोदनी पड़ेगी। जब घर में लैट्रिन बनाओगे तो गांव में, शहरों में तो चलो हमारे पास सीवरेज सिस्टम है, गांव में लैट्रिन के खड्डे की नाली को बाहर नाली में खोल दिया जाएगा। बाहर वो लैट्रिन का पानी सारा का सारा, क्योंकि सबका पानी जोहड़ में जाता था, पहले पानी दूषित नहीं होता था क्योंकि हम साबुन इस्तेमाल नहीं करते थे, मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, पानी दूषित नहीं हुआ। हम बर्तन धोने के लिए कोई रिम विम फार्म कुछ यूज नहीं करते थे, राख इस्तेमाल करते थे, उससे भी पानी दूषित नहीं होता था। कपड़े धोने के लिए हम लोग ऐसे ही थेप्पी से मार देते थे, उसी से पानी साफ हो जाता था, क्योंकि मैल भी इसी टाइप का होता था। तो हमारा पानी दूषित नहीं होता था। वो पानी जो एक्स्ट्रा पानी है घर का, वो सारा का सारा बहकर जोहड़ में चला जाता था, तालाब में। वो सामूहिक तालाब होता था, सारों के डंगर वहां पानी पीते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें साबुन का पानी भी जाना शुरू हो गया, अब उसमें शैम्पू का पानी भी जाना शुरू हो गया, अब उसमें पेस्टिसाइड भी घुलकर जाने लग गए, अब लैट्रिन के खड्डे का पानी भी वहां जाना शुरू हो गया। तो जिस सामूहिक जोहड़ में हमारे सबके डंगर पानी पीते थे, वो अब लैट्रिन का खड्डा बन गया, अब उसके डंगर पिएंगे नहीं। तो अब हमारे पास घरों में पशुओं को चराने के लिए ना ही तो जंगल बचा, ना पानी पिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जोड़ बचा। अब ऊपर से उस घी की उपयोगिता भी नहीं रही, तो हमने पशु धीरे धीरे घरों से खत्म कर दिए। पशु खत्म कर दिए तो पशुओं से जुड़ा हुआ जो काम था घर में रहने वाले आदमी के लिए, अब वो भी नहीं बचा। जब वो काम नहीं बचा तो घर की औरत आदमी के आंख दिखाने लगी, मैं क्या सिर्फ रोटियां बनाने के लिए ला रखी हूं, टीवी लेकर आओ। खाली है तो घर में टीवी आ गया, टीवी आ गया तो एकता कपूर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू कर दिए, सास बहू के झगड़े चालू कर दिए। लोगों ने कहा कि ये तो भाई सिनेमा, और बच्चों को पढ़ाया गया किताबों के अंदर कि सिनेमा समाज का आईना होता है, जबकि असलियत इसकी उल्टी होती है। सिनेमा समाज का आईना नहीं होता है, समाज सिनेमा का आईना होता है। पहले सिनेमा बताएगा कि हम तुम्हारे लिए कैसे समाज का सपना देख रहे हैं, और फिर समाज उसको एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा अगर टीवी में ऐसा हो रहा है फिर तो होता ही होगा समाज में। क्योंकि वृद्ध आश्रम पहले टीवी में आए, समाज में बाद में आए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले टीवी में आए, फिर समाज में आए, और अब कानून में सरकार ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल कर दिया। समलैंगिकता पहले टीवी में आई, फिर समाज में आई, फिर अब लीगलाइज कर दी 377। समझ रहे हैं? वृद्धाश्रम पहले टीवी में आए, फिर समाज ने बनाने शुरू किए। समाज ने भी नहीं, सरकारों ने बनाए बकायदा वृद्धाश्रम, सरकार ने बनाए। आपकी व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलना शुरू किया। आपको इतना धीरे धीरे बदला, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पहली बार जब कोई गलत चीज हो रही थी, उस पर खड़ा होकर बोलना सिखाया ही नहीं किसी ने, क्योंकि हमको यह सिखाया गया कि आदर्श विद्यार्थी होना चाहिए, आदर्श पुत्र होना चाहिए। हमेशा हमने यह सुना आदर्श पुत्र और आदर्श विद्यार्थी। आदर्श गुरु का चर्चा कहीं नहीं किया, खत्म कर दिया आदर्श गुरु का चर्चा। जबकि गुरु का चयन करते वक्त उस आदर्श मापदंड को ध्यान में रखना सबसे पहली प्राथमिकता होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भुलवा दिया। गुरु जब बनाए जाते थे तपस्या के बाद गुरु बनते थे साहब, ऐसे ही किसी को गुरु का दर्जा नहीं मिलता था। गुरु की उस कसौटी पर जो खरा उतरता था वो गुरु होगा।
ताकि वो आगे आदर्श बच्चे तैयार कर सके, आदर्श नागरिक बना सके। पहले आदर्श पिता होते थे, आदर्श माता होती थी, तो आदर्श बच्चा ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यहां क्या हुआ, सारा प्रेशर सबसे आखिरी आदमी के ऊपर आना शुरू हो गया। बदलाव होना होता है सबसे ऊपरी आदमी से, और यहां प्रेशर आ गया निचले आदमी पे। अगर आपका समाज ठीक है, गुरु ठीक है, माता पिता का आचरण ठीक है, बच्चे को गलत आचरण देखने को ही नहीं मिलेगा तो करेगा कैसे भाई वो है? लेकिन यहां क्या, बच्चे ही खराब हैं जी, समाज ही खराब है जी, नागरिक ही खराब है जी, नेताजी तो बड़े ईमानदार है, क्या करें, कोई अफसर ही नहीं मानता जी, है ना। सबसे आखिरी आदमी पे कसूर लाद दो, अब वो अकेला आदमी अपने बोझ में घूमता रहेगा। बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में खूब माफी मिलेगी, बाहर से आने वाली कंपनियों को टैक्स में खूब छूट मिलेगी, लेकिन टैक्स चोर उस आदमी को बताया जाएगा जो अपनी आमदनी का 70% से ज्यादा टैक्स में दे रहा है? और वो हर जगह दे रहा है। मैं जब कोई आमदनी, मेरी सैलरी हुई, उस सैलरी में से मैं जो पैसा खर्च करता हूं, तो जो दुकानदार उस पैसे को ले रहा है वो भी अपनी इनकम टैक्स में दे, यानी मेरे टैक्स, जिस पैसे से मैंने टैक्स दिया वो दुकानदार भी उस पे टैक्स दे रहा है, अगला दुकानदार भी टैक्स दे रहा है, अगला, वो पैसा जहां भी जा रहा है हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है, और एक टाइम पे वो जीरो हो जाएगा, मेरा दिया हुआ पैसा। लेकिन इस पे कोई फोकस नहीं है, क्योंकि हमने जागना नहीं सीखा, हमने बोलना नहीं सीखा, क्योंकि बोलेंगे तो हमें बुरा नागरिक, बुरा विद्यार्थी, बैड बॉय घोषित कर दिया जाएगा। उस टैग से डर करके हमारे समाज के शरीफ और ईमानदार लोगों ने चुप्पी साध ली और समाज बर्बाद हो गया। क्योंकि जब आप समाज के अंदर जाएंगे तो आपसे पूछेंगे वो लोग जिम्मेदार कौन है, तो आपको एक ही बात कहनी है, मैं जिम्मेदार हूं। पहले अपना कसूर निकाल दो, फिर अगला नंबर अगले का, तुम कसूर जिम्मेदार हो कि तुम बोलते नहीं हो ना, मैं नहीं बोलता तो तुम नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूं, मैं तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, अब तुम बोलना शुरू करो, तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि अगर गलत हो, तुमको लगता है गलत है, तो बोलो, पहले बोलो तो सही, देखते हैं इसके बाद होगा क्या, हमें पता तो लगे कि किस किस को यह चीज गलत लगती है। क्योंकि जिम्मेदारी तय करना, अकाउंटेबिलिटी लेकर के आना, अगर मैंने जिम्मेदारी तय ले ली ना कि यस मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं उसको ठीक करने चलूंगा। और जब ये सारे के सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके उसको ठीक करने चलेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। तो जो बेचारे शरीफ आदमी समाज के अंदर बैठे हुए चुप बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, क्योंकि उनको टेलीविजन ने अवतारिज्म के अंदर डाल दिया कि एक अवतार आएगा आपको उससे बचाने के लिए, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं अवतार के तौर पर, और आप नहीं निकलेंगे तो आपको कैसे पता, उनको कैसे पता चलेगा कोई है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि समाज के हर तबके को योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया, दूषित किया गया पूरी व्यवस्था को, और हमको एक गिल्टी कॉन्शियस में डाल दिया गया कि तुम ही चोर हो, तुम ही कसूरवार हो। जिस वक्त बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद करना है तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर लगातार उन बैंक कर्मचारियों की फोटो पॉपअप होती रहेगी जो बैंकिंग के टाइम पर वीडियो गेम खेल रहे हैं अपने फोन में या अपने कंप्यूटर में, ताकि कॉन्शियसनेस ये बने कि ये डिपार्टमेंट तो बंद ही हो जाने चाहिए, ये तो कुछ नहीं करते। इसी तरीके से नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को, राजनीति को इतनी दूषित साबित कर देंगे कि जो व्यक्ति राजनीति की बात करने लगेगा उस व्यक्ति के ही पूरे के पूरे चरित्र का प्रमाण पत्र दे देंगे कि ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है। इतनी मतलब इतनी होली चीज, इतनी पवित्र चीज राजनीति, राज्य की नीति, जिसमें पूरे समाज के लिए चर्चा हो, उस चीज को इन्होंने दूषित कर दिया ताकि व्यक्ति बात ना करे राजनीति की। मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड लाइक। अब आप जब समाज के अंदर जाएंगे तो आपको उनकी बर्बादी दिखानी पड़ेगी एक एक करके कि भाई अगर तुमको ये वहम हो कि बर्बादी सिर्फ उनकी होने वाली है तो इस वहम से निकलो, अगला नंबर तुम्हारा है। अगला नंबर नहीं, पैरेलल नंबर तुम्हारा है,
क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं पैरेलल में ही तो खराब होती हैं। पहले क्या होता था, सरपंच अलग होता था, पंचायती लोग अलग होते थे, एमएलए अलग होता था, और पंचायतों में जाने वाले, न्याय व्यवस्था में जाने वाले लोग अलग होते थे। समाज ने क्या खेला खेल, गलती क्या करी, खेल क्या खेला मतलब गलती क्या करी, कि जो पंचायती लोग थे उनको विधानसभा में भेज दिया, उनको लोकसभा में भेज दिया है, सामाजिक लोगों को वहां भेज दिया, और उसके बाद शांत बैठ गए कि अभी अपने आप संभाल लेगा। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, रोज उसको चेक नहीं किया, रोज उसको उसके कान नहीं खींचे, तो अगला निरंकुश हो गया। अपने अधिकार हमें मालूम नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि ये तो राजा है, ये तो ताकत। वो धीरे धीरे पुलिस तंत्र से, समाज उससे, ब्यूरोक्रेसी से हमको यकीन दिलाता रहा कि तुम हमारे रहमो करम पर पल रहे हो, इसलिए चुपचाप जो व्यवस्था बने उसमें गुजारा करते रहो और अपनी किस्मत का रोना रोते रहो, व्यवस्था का रोना रोते रहो। बोलने की हिम्मत की तो केस कर दिया जाएगा, केस हो गया तो सालों साल तुमको जेलों में सड़ना पड़ेगा, कोई समाज का आदमी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। पहले समाज साथ में आता था, लेकिन उस समाज साथ में ना आए, इसलिए एक दूसरे के प्रति भरोसा, तो उनका एक दूसरे का भरोसा तोड़ना था। उस भरोसे को तोड़ने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें एलआईसी और जो ये एमएलएम लेकर के आए। एमएलएम का काम क्या था, एलआईसी का काम क्या है, एलआईसी एजेंट किसके पास जाएगा, जितने दोस्त होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे। एमएलएम वाला किसके पास जाएगा, दोस्त और रिश्तेदारों के पास। लालच दिखाया जाएगा, तुम्हारे इतने मेंबर बनते ही इतने पैसे, बस तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे, बाकी हो ना हो। उसमें शुरुआत वालों के तो पैसे पूरे हुए, बाद वालों के सबके पैसे डूबे। बाद वालों के सबके पैसे डूबे जब, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी जो बाद में कैपिटल के साथ, जो मार्केट के साथ कंबाइंड जो पॉलिसीज थी, उन सब में पैसा डूबा। तो हर आदमी का अपने रिश्तेदारों के ऊपर और अपने भाईचारे के ऊपर से भरोसा टूटता चला गया। तो उसे ये लगता रहा कि मेरे साथ कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले धोखा दे चुके हैं। इसलिए फिर जब समाज की समस्याओं में लेने गए तो उस वक्त फिर वो राजनीतिक दल इतने बन गए कि वो अपनी राजनीति के चलते एक दूसरे से टूट गए। तो टूटने के ढेर सारे कारण इन्होंने पैदा किए, और हम जिनको इकट्ठा होना था, चर्चा करनी थी, डिबेट करनी थी, हम वो नहीं कर पाए। ये गलती हमसे हो गई। अब जब गांव में हम जाएंगे और हम जब गांव में जाकर के उन समस्याओं के साथ, उनकी समस्याओं के साथ इस पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को कनेक्ट करके बताएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई करना क्या है। तभी तो वो जागेंगे ना। देखो, हमारा मकसद डराना नहीं है, लेकिन स्थिति से अवगत कराने के बाद ही तो पता चलेगा। मान लीजिए स्थिति से अवगत करा दिया और सामने वाला व्यक्ति डर गया कि यार इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना भारी काम होगा कैसे, तो उसको केवल इतना भरोसा दिखाना है कि ये सारा का सारा तंत्र झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ तंत्र रेत के ढेर के जैसा होता है। और सच की खासियत यह होती है कि वो मजबूत होता है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। सच के साथ चलने वाले साथी जब एक हाथ से दूसरा हाथ मिलाएंगे तो उनके हाथ बड़े हथौड़े का रूप धारण कर लेंगे, और इस हथौड़े की एक चोट इसकी जड़ों में मारनी है और सारा रेत का महल ढल के नीचे आ जाएगा, एक ही झटके में। ज्यादा नहीं करना कुछ भी, पर उस एक झटके के लिए आपकी वो ताकत इतनी मजबूत होनी जरूरी है। उन लोगों को यह भरोसा हो जाएगा कि हां अब हम कर सकते हैं। अब उनको बताओगे कैसे कि भाई तुम्हारी बर्बादी कैसे होगी। मुख्य तौर पर 4 तबके समाज में हैं। मुख्य तौर पर वो चारों तबके, अगर आपने बता दिया कि तुम्हारे लिए भी पूरा इंतजाम है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, तो उनको समझ में आएगा कि नंबर तो अपना भी आ गया जैसे। और ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि राशन जिस आदमी को कोटे से मिल रहा है, जो गरीब आदमी है, वो राशन पैदा करने वाला किसान है। अगर सरकार को कोटे के लिए राशन नहीं चाहिए तो किसान को भी नहीं खरीदेगा।
तो कोटे वाले आदमी को अपना राशन प्राप्त करने के लिए किसान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, है ना। दुकानदार का भी सबसे बड़ा उपभोक्ता ये गरीब और किसान ही है, क्योंकि 85% तो यही लोग हैं, गरीब और किसान। तो यानी दुकानदार के लिए भी ये जरूरी है, उसकी दुकान चलेगी तब जब ये दोनों तबके जिंदा रहेंगे। और नौकरी करने वाला भी सर्विस तभी प्रोवाइड करेगा जब उसके पास सर्विस लेने वाले लोग रहेंगे, क्यों जी। यानी कहने का मतलब इनमें से एक भी तबका दूसरे तबके को अगर छोड़ देगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा। अब किसान के लिए आपको बता दें कि किसान की जरूरत की हर चीज को महंगा कर दिया जाएगा, ऑलरेडी किया हुआ है। उसका ट्रैक्टर भी महंगा है, वो भी कंपनी का। उसका तेल भी महंगा है, वो भी कंपनी का। उसका बीज भी महंगा है, वो भी कंपनी का। उसके लिए पेस्टिसाइड और डीएपी यूरिया भी महंगी है, वो भी कंपनी की। रोज की रोज सब्सिडी कट रही है, वो भी कंपनी का। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, और जब वो अपनी फसल बेचेगा मंडी में तो उसके पास अपना बाजार भी नहीं है, वो भी कंपनी का, बाजार भी कंपनी का। यानी कि जब खर्चा करने की बारी आएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा होगा, और जब कमाई की बारी आएगी तो वो कम से कम होगी, क्योंकि बाजार में प्रॉफिट सेंटर में है। ठीक बात। तो किसान बर्बाद। किसान के पास बचा है, अपनी जमीन बची है, लेकिन बची नहीं है। 95% किसानों की जमीन लिमिट बनकर बैंकों में कागज पड़े हुए हैं। उनकी फरद, उनके कागज, उनका खसरा नंबर सब बैंक के पास पड़ा है, लोन में गिरवी पड़ा है। और ऐसे नहीं पड़ा है, किसी की जमीन की कीमत 20 लाख 50 लाख एकड़ की है, उसका मात्र 2 लाख 3 लाख रुपए में पड़ा है। यानी वो 2 लाख नहीं दे पाया तो जमीन कब्जे की जा सकती है। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपकी जमीन को बैंक ने एक्वायर कर लिया, एक्वायर इन द सेंस मतलब उसकी कुर्की कर ली, तो मालिक कौन हो गया? कौन हो गया? बैंक। और बैंक के शेयर अगर अडानी के हैं तो मालिक कौन हो गया? तो देश का मालिक, पूंजीपति। अडानी का मालिक ऊपर बैठा है, जो सेंसेक्स देखता है, जिसके हाथ में शेयर मार्केट है, जो जब चाहे उसको ठा करके नीचे धरती में मार सकता है। तो यानी कि इनडायरेक्टली जमीन किसके पास? बाहर विदेशियों के पास पड़ी है। सीधी जमीन वहीं पड़ी है, भूल मत जाइएगा। किसान को बताना है कि तेरी जमीन वहां है। अब किसान को साथ में यह भी बताना है कि तेरी जमीन जाने वाली है 100%, क्योंकि रुपये का खेल आप समझ ही चुके होंगे। आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंच गया होगा या नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है आपके पास, क्योंकि वर्मा जी का आपने लेक्चर नहीं किया है अभी तक। आप लोग क्या करेंगे? रुपये का इतिहास वाली किताब मुझसे मांगेंगे व्हाट्सएप करके। मेरा नंबर सबके पास है 9518170000। मुझे व्हाट्सएप करके पूछेंगे कि रुपये का इतिहास वाली किताब भेजिए। पहले मैं आपको वो किताब भेजूंगा, टाइम फ्री मिलते ही वो किताब पढ़िए, फिर मुझसे पूछिए, वो वीडियो भेजिए। जब वो किताब पढ़ लेंगे तो मुझसे वीडियो मांगिए कि किताब मैंने पढ़ ली है, अब मुझे वो रुपये की पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए। समझ गए ना? किताब पढ़े बिना वो वीडियो मत देखिएगा। और वो केवल वो यूट्यूब पे पढ़ी है, लेकिन वो केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जो किताब पढ़ लेगा। उसका लिंक जिसके पास मैं भेजूंगा उस वही देख सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देख सकता उसको। है नहीं, रवि कोहाड़ की अलग है। उससे ऊपर रवि ने बताया बैंकों का मायाजाल, कि बैंक आपके ऊपर कैसे रुपया छापते हैं, ये सब। यहां पर आया कि रुपये के साथ क्या फ्रॉड हुआ, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ, उसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, छोटी छोटी चीज, क्योंकि वो जरूरी है। आपको किसान के पास जब आप जाओगे तो आपको यह पता होना जरूरी है कि करेंसी का खेल क्या है, इकोनॉमिक्स का असली खेल क्या है। दुनिया के अंदर किसी भी चीज को नापने का, मापने का, उसकी वैल्यू करने का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। जैसे समय का सिद्धांत है कि
सिद्धांतिक तौर पर तय कर लिया गया कि समय को सेकंड में मापा जाएगा। सेकंड की थोड़ी बड़ी यूनिट होगी, उसको मिनट कहा जाएगा, ठीक है। और फिर घंटे, फिर दिन, फिर हफ्ते, फिर साल, वो सब, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे? वो सेकंड से। अब सैद्धांतिक तौर पर सेकंड की जो अवधि है वो उतनी होगी, जितनी भी होगी वो पूरी दुनिया में उतनी ही होगी। अमेरिका में सेकंड देखोगे, इंडिया का सेकंड देखोगे, जापान, नेपाल, चाहे कोई विकसित देश हो, चाहे कोई बिल्कुल गरीब देश है, सब में सेकंड बराबर मिलेगा। ऐसे ही हमें अगर किसी दूरी को नापना है, तो मैं अगर कदमों से दूरी नापने लग जाऊं, तो किसी के लंबे पैर होंगे तो उसके कम कदम बनेंगे, किसी के छोटे कदम, बच्चे के कदम छोटे बनेंगे, तो वो ज्यादा कदमों से नापना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा पैरामीटर। तो इसके लिए भी सिद्धांत बना दिया मीटर। ऐसे ही किलोग्राम बना दिया वजन का सिद्धांत। अब आपको किसी चीज का वजन तोलना है, वो आप मिट्टी के 1 किलो से तोलो, सोने के 1 किलो से तोलो, लोहे के 1 किलो का बट्टा मतलब 1 किलो, क्यों जी? उसका वजन उतना ही रहेगा, धातु कोई भी हो वजन उतना ही रहेगा, क्योंकि वो वजन सिद्धांत में आता है। इसी तरीके से रुपये का सिद्धांत, रुपया जब बनाया गया, पहले जो विनिमय होता था वो केवल सोने में होता था। यहां से भारत में से करीब करीब 46%, इतना ही था सुनील, एक्सपोर्ट, 48% टोटल प्रोडक्शन। पूरी दुनिया की जीडीपी का 48% जीडीपी इंडिया की हुआ करती थी, पूरी इकोनॉमिक्स का। 1860 की बात बता रहा हूं मैं, ये बात ये तब भी है जब इस टाइम यहां ईस्ट इंडिया कंपनी है, और वो देख रही है कि इस देश के अंदर पूरी दुनिया के निर्यात का 26% निर्यात इंडिया से हो रहा है, और निर्यात का एक ही पैमाना था, वहां से जो विनिमय होगा वो होगा सोने में। तो आप यहां से दालें लेकर गए हो, मसाले लेकर गए हो, पटसन लेकर गए हो और अनाज लेकर गए हो, तो वहां से वापस आते टाइम सोना आएगा। अब समुद्री लुटेरे थे जो आजकल रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर बने हुए हैं, जो आजकल बिल गेट्स है, ये समुद्री लुटेरे थे, इनके बाप दादे। ये समुद्री लुटेरे रास्ते में लूट लेते थे, ठीक है, ये सोना लूट लेते थे। तो इन्होंने साठगांठ करी, रॉथशाइल्ड के दादा से पूछा, दादा परदादा से, कि भाई तुम करो कुछ सेटिंग, बचाओ। तो उन्होंने कहा कि रॉथशाइल्ड बोलता है कि एक काम करता, मेरा एक भाई बैठा है वहां आपके कॉन्टिनेंट में, मैं यहां से पर्ची बना के दे देता हूं तुमको कि तुम्हारा इतने किलो सोना बनता है, ये पर्ची वहां जाके दे देना, तुमको सोना मिल जाएगा जाकर के। वो ट्रस्ट होता था, ट्रस्ट की पर्ची थी। ट्रस्ट का दूसरा नाम होता है बैंक। बैंक जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट पर खड़ा है सारा। तो वहां से वो पर्ची आ गई। अब मैं धारक को इतने किलो सोना देने का वचन देता हूं, जिसके पास भी ये पर्ची है वो। अब उसने देखा यार ये पर्ची यहां से लेके फिर गांव में जाऊंगा, रास्ते में फिर लुटेरे लूट लेंगे, तो उसने गांव में पर्ची ही ले जाए, जेब में अपना डाल के ले गया। उसके बाद वहां जाकर के किसी को पैसा देना है, वो पर्ची ही पकड़ानी स्टार्ट कर दी, वो पर्ची ही आगे देनी शुरू कर दी, वो पर्ची में ही व्यापार होने लगा। उस पर्ची का नाम था प्रोमिसरी नोट, उसको आजकल आप पैसे का नोट बोलते हैं। प्रोमिसरी नोट आपकी जेब में इस टाइम है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। जब ये नोट छापने की प्रक्रिया चली तो इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज किया, और उसके बाद कुछ नियम कानून बने। और जब कोई रुपए का कानून बना, कॉइनेज एक्ट बना, वो पहला अंग्रेजों ने बनाया, और वो शेरशाह सूरी से ही लिया। अब उसको स्टैंडर्ड को कम तो नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सरकार, चुनी हुई सरकार कह दे कि कल से जो है वो 1 किलो 900 ग्राम का हुआ करेगा। भाई आपकी चुनी हुई सरकार कह रही है कि 900 ग्राम का एक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। स्टैंडर्ड चेंज करते ही पूरा का पूरी व्यवस्था धराशायी हो जाएगी।
तो रुपये के स्टैंडर्ड को भी आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और बाकायदा हमारे पास कानूनी दस्तावेज भी हैं जो वर्मा जी ने अपने 18-20 साल की रिसर्च के बाद में इकट्ठे किए हैं। अब वो दस्तावेज बताते हैं कि जिस भी आदमी ने उस रुपये की वैल्यू का कूटकरण किया, रुपये का कूटकरण किया, वो आजीवन कारावास उसको होना चाहिए। अब वो क्या कहता है कि आपका जो ये रुपया है, 1 रुपया, मुद्रा केवल रुपए में होगी और रुपए का स्टैंडर्डाइज किया जाएगा तो 1 रुपए की वैल्यू उतनी होगी जितनी 1 तोला चांदी की होगी। सीधा फंडा है। और हमारे बुजुर्गों को यह पता है कि जब भी कोई बैंक कितने ही रुपए का नोट छापता है, वो उसके बराबर का जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट रखता है अपने पास। सिक्योरिटी मतलब सोना या चांदी। आमतौर पे सोना रखता है, वो थोड़ा रखना पड़ता है, चांदी थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है। यदि सरकार के पास वो सोना नहीं है तो आप उसके बराबर का सोना अगर नहीं है तो आपका रुपया रुपया है ही नहीं, इसका मतलब। तो अब सरकार इतना रुपया विदेशों में भेज चुकी है, इतना सोना भेज चुकी है, उसके पास सोना है नहीं, तो देश की जनता अगर मांगेगी तो कैसे देगी? तो उसने खेल खेला कि हम रुपये को ही खत्म कर देते हैं, तो रुपये की डिवैल्यूएशन को, ताकि अगली पीढ़ी उसको, जो मैंने कल 5 मंकी एक्सपेरिमेंट बताया था, ताकि अगली पीढ़ी को पता ही ना चले। आराम से बैठ के बताइए, आराम से बैठ के दिमाग अकल काम, घुटनों में है हमारी अकल ना, घुटने मुड़ते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो रुपये का कूटकरण जो है वो आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, रुपये की वैल्यू को खत्म करना शुरू किया। और ऐसे खत्म नहीं कर सकते तो इन्होंने पहला अपराध किया कि जो गवर्नर का प्रॉमिस था, जो उसका एफिडेविट था देश की जनता के साथ, उस एफिडेविट को ही बदल दिया। मैं वो 10 रुपए का नोट आप मुझसे मांगोगे, मैं आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दूंगा। अभी जब ये बातचीत खत्म करूंगा तो ग्रुप में डाल दूंगा। वो 10 रुपए का नोट अपने पास है, पहले का नोट 1960 से पहले का। उसके ऊपर क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। आपकी जेब में रुपए का नोट होगा, 10 रुपए का, 100 रुपए का, देखो निकालो जरा एक बारी। आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको कल को तथ्यों के साथ लड़ना है। आपका कोई भी नोट है जो असली एफिडेविट है गवर्नर का, और यहां कोई वकील बैठा हो या कहीं सुन रहा हो, तो ये जान ले, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का छोड़िए, अपना भी एफिडेविट नहीं बदल सकता। अपना एक बार बयान दे दिया तो उसको बदलना अपराध की श्रेणी में आता है, सीधी जेल होती है। तो आप किसी और का तो बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो फ्रॉड किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके पास व्हाट्सएप भेजूंगा उस नोट की कॉपी। मेरे वो नोट वर्मा जी के पास पड़ा है, मैंने फोटो खींचा है उसका अपने हाथ से। वो नोट अभी अवेलेबल है, अगर आपके पास पुराने नोट घरों में रखे हो तो। उस पर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आपके नोट में ऑन डिमांड नहीं है। ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 या जितने भी रुपीज हो, और आखिर में लिखा होता है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, एट एनी ऑफिस ऑफ। इसका मतलब क्या है कि ये जो रुपए का नोट है, 200 रुपए का ये प्रोमिसरी नोट है, अगर मैं इसको लेकर बैंक में जाता हूं तो बैंक को मैं कहता हूं मेरे 200 रुपए दो। ये 200 रुपए नहीं है, ये 200 रुपए का प्रोमिसरी नोट है। यदि ये ओरिजिनल नोट होगा तो बैंक आपको 200 रुपए देने के लिए बाध्य है। 200 रुपए का मतलब है 1 रुपया बराबर 1 तोला चांदी। लेकिन इसमें बाध्य नहीं है, क्योंकि वो इस नोट को कमोडिटी बना चुका है। इस नोट को वो सामान बना चुका है कि डॉलर में इतने रुपए, डॉलर के बराबर इतने रुपए की कीमत। रुपए की क्या कीमत? रुपया अपने आप में कीमत तय करने वाली चीज है। तो ये आपके साथ फ्रॉड हो गया। इकोनॉमिक्स में ये नहीं पढ़ाया जाता।
फिर मैं आपके पास एक फोटो भेजूंगा, जो भी मांगना चाहे मुझे व्हाट्सएप कर देना 9518170000 पे। आपके पास वो सिक्के भेजूंगा। वर्मा जी गए सुप्रीम कोर्ट, पूरा का पूरा उस वीडियो में पूरा विवरण है उस पूरी कहानी का। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने वो 3 नोट रख दिए, 3 सिक्के 1 रुपए के। एक सिक्का 1919 का, एक सिक्का 1944 का और तीसरा सिक्का 1999 का, 1 रुपए का सिक्का। पहले वो बैंक में गए, बैंक से पूछा तुम अगर मैं ये तुमको जमा कराऊं तो कितने रुपए दोगे? तो बोलते तो 3 रुपए हैं। तो पूछा कि 1919 वाला जो रुपया है वो कहीं इनवैलिड तो नहीं है? बोलते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, 1 रुपए का सिक्का कभी भी चलन से बाहर नहीं हो सकता। 1 रुपया कभी चलन से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन रुपए का नोट चलन से बाहर हो सकता है। ये आपके पास जो नोट है ना, जैसे मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे आकर कह दिया कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, वो नोट हैं, रुपए नहीं है। रुपया तो एक ही है, 2 रुपए का भी नोट है, 5 रुपए का भी नोट है, लेकिन 1 रुपया है। अगर किसी के पास 1 रुपया पड़ा हो, उसके ऊपर मैं धारक को 1 रुपया देने का प्रॉमिस करता हूं, नहीं लिखा मिलेगा, उसके ऊपर लिखा मिलेगा 1 रुपया, मात्र इतना, वो रुपया है, उसकी कीमत उतनी ही पड़ेगी। अब वो जो सिक्का है, 3 सिक्के लिख लेगा बाद में, वो 3 सिक्के जब बैंक में ले जाए गए तो आपसे पूछा गया, उससे बैंक वाले से, कि ये 3 रुपए हैं। बैंक ने कहा ये 3 रुपए हैं। अच्छा, जब ये 3 रुपए जमा कराएंगे तो वापस भी यही 3 रुपए मिलेंगे क्या? बैंक बोलता है नहीं नहीं, आज वाले 3 रुपए मिलेंगे। तो पुराने वाले 3 रुपए, इसका मतलब वैल्यू 1 ही रुपया है? बोला हाँ 1 ही रुपया है। तो इस 1 रुपए की और इस 1919 वाले रुपए की कीमत में इतना फर्क क्यों है? बोला नहीं नहीं, 1 रुपया है दोनों। अरे तुम्हारे बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बाजार की। जब मैं 1919 वाला 1 रुपया लेकर जाता हूं बाजार में, तो मुझे उसके बराबर में 2 क्विंटल गेहूं मिलता है, क्योंकि उसमें 10 ग्राम चांदी है, प्योर चांदी का 1 तोला चांदी है उसके अंदर। और जब मैं 1944 वाला लेकर के जाता हूं 1 रुपया, उसमें 50% चांदी है, उसमें 1 क्विंटल गेहूं मिलता है। और जब मैं वो 1 रुपया 1999 वाला लेके जाता हूं तो मुझे 1 कप चाय भी नहीं मिलती है, मुझे वो 10 देने पड़ते हैं। ऐसे 1 रुपये में और 1 रुपये में बैंक फर्क नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट फर्क कर रही है। तो क्या आपको यह फ्रॉड नहीं लगता है? अब ये आपके 1 रुपए की कीमत का, क्योंकि किसी के घर में अगर मोहर मिल जाती है, सोने की मोहर, जिसकी कीमत 15 रुपए होती थी, सोना है उसके अंदर 1 तोला सोना, उसकी कीमत 15 रुपए रखी गई थी। अगर वो किसी को इनकम टैक्स की रेड में अगर वो मिल जाए, तो इनकम टैक्स वाले उसमें लिखते हैं हमें 15 रुपए मिले, कभी भी सोना नहीं कहते। कितना सोना मिला ऐसा नहीं बोलेंगे, 15 रुपए लिखेंगे। तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, इनकम टैक्स ने 15 रुपए लिख दिए आज से 50 साल पहले सोने के, और आज अगर आप वो पैसे, आप केस जीत जाओ 50 साल बाद, तो उस बंदे का बेटा जाकर उस कागज के ऊपर लिखा हुआ है 15 रुपए, तो आपको 15 रुपए पकड़ा देंगे, आज वाले 15 रुपए। लूट लिया सोना और दे रहे हैं कागज का टुकड़ा। अब ये कैसे होता है? ये पूरा कहानी का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल बीच वाली चीज खा रहा हूं, वो जब आप किताब पढ़ेंगे और जब वो वीडियो सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि नोट छापना कैसे होता है। वो फाइनल लाइन देसी भाषा में समझा रहा हूं, जो आपने किसान को समझानी है, जो आपने गरीब आदमी को समझानी है। इकोनॉमिक्स वाले के लिए अपने पास टेक्निकल दस्तावेज हैं, जिसके पास तथ्य हैं उसके लिए अपने को दस्तावेज आपको मिल जाएंगे, और जिसके पास तथ्य नहीं है, जिसको सिर्फ देसी भाषा में समझाना, उसके लिए देसी भाषा। वो क्या? मान लीजिए मैं बैंक हूं और मैंने नोट छापना, मुझे मेरी जिम्मेदारी है, आरबीआई हूं मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं नोट छापता हूं। अब मैंने 100 करोड़ रुपए का नोट छाप लिया, वो 100 करोड़ रुपए के नोट मैं बैंकों को दूंगा, बैंक उसको किसान को, दुकानदार को,
नौकरी करने वाले को हाउस लोन, कार लोन, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तनख्वाह के रूप में करेंगे, या लोन के रूप में, आमतौर पे लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आरबीआई कितने रुपए का मालिक है? अब आप ये मान के चलो, ना इससे पहले कोई रुपया मार्केट में था, मैं पहली बार की बात बता रहा हूं, ना मार्केट में था, ना अभी बाद में आया। तो जिस वक्त मैंने सारा रुपया बांट दिया किसानों में और अपनी जनता में, तो मैं कितने रुपए का मालिक हूं कागज में? कितने रुपए का? 100 करोड़ का। और जनता के पास कितना रुपया है? 100 करोड़। और मैंने रेट रख लिया 10% ब्याज का सालाना, एवरेज मान के चलते इतना ही होता है लगभग। तो 100 करोड़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट हो गया? 10 करोड़। 10% है तो 10 करोड़। तो एक साल के बाद मैं अपने कागज में कितने की एंट्री कर लूंगा? मैं कितने का मालिक? जनता में कितना पैसा? किसी ने फाइनेंस का काम किया हो, किसी ने ब्याज का काम किया हो, तो उसको यह मालूम है कि जब पहली किस्त आती है उसको फिर से ब्याज पे दे दिया जाता है, और जब अगली आती है उसको फिर से ब्याज पे दिया जाता है। तो अपने ब्याज पर काम करने वाले आदमी को पता है, गुजराती तो ये काम खूब करते हैं कि 1 लाख में 10 लाख की कुंडी घुमाते रहते हैं। रुपया असल में 1 ही लाख होता है, लेकिन लोगों ने देना 10 लाख है। ठीक है, तो बैंक का जो ये रेट है इस तरीके से बढ़ने वाला, ये लगभग 50% के करीब होता है। आप अपना कोई भी लोन देख लीजिएगा जो डिप्रिसिएशन में चलता है, उसका असल में आप जो किस्त दे चुके उसके ऊपर फिर से उसी रेट से ब्याज लगाओगे तो आपका ही ब्याज लगभग 48% में जाएगा, आपकी ही पैसे, यानी आप ही दे रहे हो 48% से। तो बैंक लगभग अपना पैसा साल भर में 1.5 गुना कर लेता है असलियत में। तो मान लीजिए 1 साल बाद 50% से मेरे को रिटर्न मिला, तो मैं 100 करोड़ से 150 करोड़ का मालिक हो गया। लेकिन मार्केट में कितना रुपया है? तो मैं साल के बाद अगर अनाउंसमेंट कर देता हूं कि भैया मुझे सारे पैसे वापस करो, तो जिसने जिसने मेरे पैसे देने हैं क्या सारे मुझे दे पाएंगे? कितना पैसा आएगा मुझे वापस? 100 करोड़। 50 करोड़ की देनदारी अभी मार्केट की बची रहेगी, और उस 50 करोड़ में आपका जो भी मेरे पास गिरवी होगा मैं उसके ऊपर कब्जा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? वो मुझे कानूनी अधिकार है, क्योंकि मैंने दस्तावेजों में लिया है, सरकार ने मुझे दिया है। तो ये जो समुद्री लुटेरे थे, इन्होंने राजाओं से सेटिंग करके, सरकार उस टाइम राजा होते थे, राजाओं से सेटिंग करके कर वसूलने का, व्यापार करने का और ब्याज पर देने के अधिकार, बैंकिंग के अधिकार अपने पास रख लिए। इसीलिए रॉथस्चाइल्ड ये बोलता है कि पैसा बनाने का अधिकार हमारे पास रहे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। इसलिए लोगों को यह समझाना जरूरी है कि आपको लगता होगा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग हैं, रुपए छापने का अधिकार उन्हीं का है, तो सरकारों को उनकी गुलामी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि व्यापारी सरकारों से सेटिंग करके अपने लिए कानून बनाएंगे, क्योंकि जनता तो अपने लिए कानून बनवा ही नहीं रही। वो तो सेटिंग करके सरकारों को, क्योंकि उनको बोला कि तुम्हारी सरकार पैसे से बनेगी, पैसा हमारे पास है, तो तुमको अगर सरकार बनानी है तो हमारे हिसाब के निर्णय लेने का प्रॉमिस करते हो तो तुमको सरकार बनाने की इजाजत दे दी जाएगी मीडिया के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से। लेकिन जनता तो नहीं बोलती कि असली ताकत तो मेरे पास है, अगर तुम हमारे लिए निर्णय नहीं लोगे तो हम तुम्हारी सरकार नहीं बनाएंगे। तो अगर जनता की आवाज उन पैसा छापने वालों की आवाज से मजबूत हो जाए तो जनता की सरकार बन सकती है। अगर जनता की आवाज इतनी ही रहेगी तो जनता की सरकार नहीं बन सकती। तो जब ये जो 150 करोड़ था, इसमें से 50 करोड़ की जमीन ले ली, अगले साल फिर बैंक फिर दे देगा लोन, थोड़ी जमीन अगली बार आ जाएगी, थोड़ी अगली बार, तो अगले 10-20 साल में सभी की चली जाएगी। अब आपको असलियत बताते हैं, मौजूदा अर्थव्यवस्था में असली रुपया और हवा का रुपया, उसका अनुपात 1:9 है।
यानी कि 100 में से 10 रुपये मार्केट में है और 100 रुपये खाते में है, 90 रुपये हवा में है। यानी आज के आज यदि, और ये रोज बढ़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, सरकारें जितना कर्जा ले रही हैं ये अनुपात बढ़ रहा है। 1 रुपया घटता जा रहा है, 9 रुपया बढ़ता जा रहा है। एक दिन 100% हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उस दिन ना जमींदार बचेगा, ना दुकानदार बचेगा, ना व्यापारी बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना मंदिर बचेगा, ना समाज का एक अंग भी नहीं बचेगा, जिस दिन ये 100% हो जाएगा। ये 100% कैसे होगा? सोना जाता जाएगा तो रुपया फर्जी होता जाएगा ना। आपको मालूम नहीं है, 2014 मई में सरकार बनी थी और अगस्त के अंदर 200 टन सोना इंग्लैंड गया था सिक्योरिटी मनी के रूप में, और 200 टन उसके बाद जा चुका है। 400 टन सोना जा चुका है उधर, ये जा रहा है उधर। तो इसका मतलब रुपया जा रहा है, शेयर मार्केट में रुपया जा रहा है और कागज हाथ आ रहा है। लोन लेते जा रहे ना, आपको डंगरों पे लोन लो, घर पे लोन लो, गोल्ड पे लोन लो, जमीन पे लोन लो, आप सामान पुरानी कार पे लोन लो, पुरानी मेज पे लोन लो, पर्सनल लोन लो, जो लोन ले लो जितने लिए जाते। ऐसा बोल रही है ना सरकार। कितनी टेंशन है सरकार को हमारी, क्योंकि लोन जब देती है तो मूलधन को अपने बराबर में नोट छाप लेती है, और ये वाली तो डबल छापती है। 1-2 हजार का नोट छापती है बीजेपी कार्यालय के लिए, और 1-2 हजार का नोट छापती है बैंक को देने के लिए। इसीलिए तो बर्बादी हो रही है ना। जितना कर्जा इस टाइम देश के ऊपर है, 84% पिछले 8 सालों में आया है। कल संजीव भाई बता रहे थे। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि 90%, यानी 100 में से अगर 90 रुपया हवा में है, तो आज यदि सरकार और बैंक ये कह दे कि हमको हमारा लोन चुकता करो, तुमको महीने भर बाद देंगे क्योंकि अभी देश संकट में है, तो यकीन मानिए 90% लोग अपने लोन की अदायगी नहीं कर पाएंगे। तो यदि 90% लोग लोन की अदायगी नहीं कर पाएंगे तो उनके घर, उनकी कार, उनकी जमीन सब की सब बैंक की हो जाएगी। और क्योंकि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार दिन रात लगी हुई है, तो बैंकों के जो मालिक होंगे वो जमीन उनकी हो जाएगी, यानी देश के मालिक वो होंगे। और उद्योगपतियों को पुलिस और आर्मी बनाने का कानून बन चुका है कि उद्योगपति अपनी पुलिस खोल बना सकते हैं, अपनी आर्मी बना सकते हैं, और उनकी आर्मी के लिए अग्निवीर तैयार हो रहे हैं। समझ रहे हो? देश के पास इमरजेंसी के लिए अनाज होता था एफसीआई के अंदर कम से कम 2 साल का। आज हमारे पास 6 महीने का अनाज भी नहीं बचा है। मतलब जब अनाज की कमी आएगी, जिस टाइम पे अनाज का क्राइसिस आएगा, तो जो साइलोज में अनाज पड़ा हुआ है बड़े उद्योगपतियों के पास, ये अपनी मुंह मांगी कीमत वसूलेंगे। तब आपको श्रीलंका का वो सीन याद आएगा जब औरतें अपने गहने दे रही हैं कि गहने ले लो, हमको केवल बड़े बच्चे के लिए रोटी दे दो। जब 1200 रुपए किलो में दूध बिक रहा था, किसान का नहीं, सिर्फ पैकेट वाला, श्रीलंका की बात बता रहा हूं, 1200 रुपए किलो में जब औरतों ने अपनी इज्जत सौंपी उन लोगों के सामने कि हमारी इज्जत ले लो, हमारे बच्चों को रोटी दे दो, वो टाइम आएगा। क्योंकि फूड क्राइसिस की तैयारियां चल रही है, और अनाज जब लेने जाओगे तो वहां अग्निवीर बंदूक लेके खड़े मिलेंगे। एनर्जी क्राइसिस की तैयारियां चल रही है। कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाया जा रहा है, और एक रास्ते से नहीं, पूरे के पूरे महासागर का चक्कर काट कर लाया जा रहा है, ताकि वो महंगा पड़े, ताकि देश के पैसे बाहर जाएं। अडानी को दिया गया सारा का सारा। अडानी पाकिस्तान को सस्ती बिजली देता है, भारत को महंगी देता है। उसको लोन वहां दिलाया जा रहा है, 6000 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया में माफ किया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसी कर रखी है, हमारा पैसा आप वापस करो, तो दे दिया वापस। हमारे वाले का नहीं दिया, LIC का नहीं दिया, SBI का नहीं दिया। मतलब क्या हो गया? एनर्जी क्राइसिस आया जाएगा। और फिर आपको याद आएगा नितिन गडकरी का वो बयान, 6 महीने पहले नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि अगले 4 साल में हम डीजल और पेट्रोल बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इथेनॉल का ड्रामा चलेगा, हाइड्रोजन गैस का ड्रामा चलेगा, इलेक्ट्रिक कारों का ड्रामा चलेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल बैन करना है। तो पेट्रोल डीजल बैन करेंगे तो श्रीलंका के हालात फिर याद करने होंगे। क्या? कि वहां पर पेट्रोल पंपों पे अग्निवीर बिठा रखे हैं बंदूक लेकर के,
कि कोई फालतू बोले तो शूट कर दो। और किसान को पर्ची मिलती है मिनिमम की, इतना ही मिलेगा, इतना ही यूज कर सकते हो, उतने में उसकी फसल नहीं होएगी, क्योंकि उसकी जमीन को आदत पड़ चुकी है ज्यादा पानी की। अब उसके पास बारिश अपने आप हो जाए वैसे बीज नहीं है जो उनमें पैदा हो जाए। अब उनकी जमीन ऐसी नहीं बची है कि आप पैसे फेंक दोगे तो उस जमीन में वो बीज नहीं होंगे भाई। पहले जमीन ऐसी होती थी, ऐसे ही फेंक दिया और बारिश आ गई, उसी में हो जाते थे, अब नहीं होते हैं। अब उनके पास बारिश को, वेदर को मॉडिफाई करने की भी टेक्निक है जिसका नाम हार्प है, HARP। तो वो जहां चाहेंगे वहां बारिश होगी, वो जहां चाहेंगे वहां सूखा पड़ेगा, जहां चाहेंगे वहां बाढ़ आएगी। फटाफट बोल दे एक लाइन में। इंडिया के अंदर 3 हार्प मशीनें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कोरोना काल में आ गई थी, एक बेंगलोर में, 2 का पता नहीं है कहां पर है फिलहाल। बेंगलोर वाली तो हार्प मशीन बहुत पुरानी है, 2 अब आई है। और ये कोरोना के अंदर आपको लॉकडाउन में बिठाया ही इसलिए गया था ताकि जल्दी से जल्दी बड़े बड़े हाईवेज और ये जो लाइनें, ये जो ट्रैक है रेलवे के, ये बिछा दिए जाएं बंदरगाह से लेकर के और कश्मीर तक। कश्मीर का जो मामला है 370 का, अगर किसी को देशभक्ति इसके अंदर नजर आती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, असली खेल आपको अभी समझ में आएगा अगर आज की खबरें देखेंगे। जब 370 लगा करके लॉकडाउन लगाया गया था, सरकार तोड़ी गई थी, तो तब हमने यह कहा था कि यह टेस्टिंग है इस देश के अंदर 2 चीजों की, एक संसाधनों पर कब्जा करने की और दूसरा लॉकडाउन लगाने की। अगस्त 2019 में लगाई थी इन्होंने और 20 के अंदर 6 महीने बाद पूरे देश में लगा दिया लॉकडाउन। वो टेस्टिंग थी कि तुम अगर आज कश्मीर के लिए नहीं बोले, कल को तुम्हारी सरकार भी तोड़ देंगे, किसी भी प्रदेश की सरकार तोड़ देंगे ऐसे तो इमरजेंसी लगा करके। कोई संसद में जिक्र होना चाहिए, प्रतिनिधि किस लिए भेजे हुए हैं, जनता किस लिए भेजी हुई है, कोई चर्चा नहीं, लेकिन देशभक्ति की चाशनी में चढ़ा के लगा दिया। और आपने पिछले हफ्ते की खबर नहीं पढ़ी क्या, कश्मीर में यूरेनियम मिला है आप? अरे यूरेनियम भाई साहब, अरे आप खबरों को कनेक्ट करना सीखिए। वो कहते हैं जब अमेरिका ने वो छोड़ा था, हमारा अपना एक सैटेलाइट छोड़ा, तो उनके पास ऐसे यंत्र, ऐसे कैमरा, ऐसे स्कैनर थे कि जमीन में 20 फुट 20 मीटर गहराई में, 200 मीटर गहराई में कौन से खनिज हैं, उनका पता केवल एनर्जी से ही उसे, है ना, वहीं से मालूम पड़ जाएगा। तो भैया वो खाली अमेरिका की जमीन का पता चलेगा कि भारत वाली का भी चलेगा? तो ये जंगल क्यों कट रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको नक्सली क्यों बना रहे हैं, आदिवासियों को क्यों उजाड़ रहे हैं, जंगलों में आग क्यों लग रही है, संसाधनों पे कब्जा क्यों हो रहा है, रोज नए कानून क्यों बन रहे हैं, ये कैलकुलेशन अपने को समझनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये बात आपको लोगों को बतानी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी कि मात्र देशभक्ति वर्ड के अंदर घुमा करके मत लालच में आइए, क्योंकि जब बर्बाद होगा देश, उस वक्त जब बीमारी आएगी तो यह सोचकर नहीं आएगी आदमी किस पार्टी का है। जब यहां बम फेंका जाएगा, क्योंकि उनको आदमी मारने हैं, अगर बीमारी से नहीं मरेंगे तो उसका केमिकल शरीर में डालकर मारेंगे, उससे नहीं मरेंगे तो युद्ध होगा, युद्ध से मारेंगे, उससे नहीं होगा तो चाहे आपस में मारकाट मचवाएंगे, गृह युद्ध छिड़वा देंगे, भूख पे नाम, एनर्जी क्राइसिस के नाम पर, फूड क्राइसिस के नाम पर, फ्यूल क्राइसिस के नाम पर, या फिर सांप्रदायिकता के लिए रोज माहौल तैयार हो ही रहा है। अलग अलग अपनी अपनी जात को लेके, अपने अपने धर्म को लेकर के झंडे उठाए हुए हैं बेवकूफ लोग। उनको पता ही नहीं है कि तुम सबके लिए इंतजाम किया हुआ है। मुस्लिम कंट्री अलग क्यों बने हैं मालूम है आपको? लोगों को लगता है ये कोई धर्म या कट्टरता का मामला है। नहीं भाई साहब, जो इस गेम को चलाते हैं वो इजरायली चलाते हैं, और इजरायलियों की इस ब्याज वाली व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है, क्योंकि वहां ब्याज को हराम रखा गया है। आर्थिक आजादी ही असली आजादी है, और वो उनको अलग बना करके वहां एक जगह पर, ताकि ये यहीं पड़े रहें, यहीं सुरक्षित महसूस करें। और इस्लामिक टेररिज्म का गेम भी इसलिए चलाया जाता है ताकि दूसरे धर्मों को इस्लाम से खतरा दिखाया जा सके। और यह सबसे पहले शुरुआत 9/11 से हुई थी। इराक के ऊपर कब्जा करना था, इराक में तेल के कुएं मिले थे इनको, वो तेल के कुओं पर कब्जा करना था,
तो सद्दाम हुसैन को तानाशाह शोभित कर दिया गया, वैसे ही जैसे हिटलर को कर दिया गया था, वैसे ही जैसे युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस को बना दिया था। हिटलर की भी वही खासियत थी कि हिटलर ने अपनी करेंसी छाप ली थी। सुभाष चंद्र बोस की भी यही गलती थी, मतलब यही खासियत थी, गलती नहीं कहूंगा, यही उसकी बहादुरी थी कि आजाद हिंद सरकार बनाकर आजाद देश का पहले प्रधानमंत्री बने, आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया बनाया, जिसको 13-14 देशों ने मान्यता दी हुई है, वो आज भी वैलिड है रुपया, और उस 1 रुपए की कीमत है 2 क्विंटल अनाज, 4000 रुपया है आज सुभाष आजाद हिंद रुपये की। यानी कि जब आप व्यवस्था देने लगोगे ना कि इस मौजूदा अर्थव्यवस्था के बदले में केवल अपने को एक आवाज लगानी है, हमको आजाद हिंद रुपया जो वैलिड है इस वक्त सरकार के अंदर, 13-14 देशों ने वैलिड रुपया है, इनवैलिड हमारे कागज की तरह कागज का टुकड़ा नहीं, असली रुपया, जिस दिन वो लागू कर देंगे उसी दिन आपके 1 रुपए की कीमत 4000 हो जाएगी बराबर में। तो आपको क्या करना है, मात्र पूरे देश से समझे हुए 1 लाख लोग लाने हैं, बस पूरे देश से 1 लाख समझे हुए लोग, बाकी भीड़ अपने आप आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले लोग तैयार करने हैं आपको, केवल कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, और निकलेंगे नहीं तो समझा नहीं पाएंगे, समझाएंगे नहीं तो समस्या नहीं आएगी, समस्या को डिस्कस नहीं करेंगे तो समाधान पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास समझे हुए आ गए, भीड़ के नहीं, पहले बता रहा हूं, ट्रेंड किए हुए 1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास आ गए, उस दिन हम स्वराज की घोषणा कर देंगे। स्वराज, क्योंकि वो हर स्टेट से होंगे और वो लीड करने के लिए काफी होंगे, अपनी व्यवस्था देने के लिए, ग्राम व्यवस्था, ग्राम स्वराज, पार्टी लेस, जो मर्जी कहो, जनता सरकार, अपनी सरकार, मेरी सरकार। उस दिन डिसाइड कर लेंगे, मेरा रुपया हो गया, मुझे निर्णय लेने की क्षमता हो गई, क्योंकि इतने लोग तैयार कर दिए ना, शिक्षा पे कैसे काम करना है, रोजगार पे कैसे काम करना है, गांव की व्यवस्था पे कैसे करना है, जल जंगल जमीन जानवर कैसे बचाने हैं, अपने लोगों को सुरक्षित कैसे, इतना ही तो समझाना, केवल समझाया और बात खत्म हो गई। समझ में आने के बाद ही तो चंकर, जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि भाई इसको दुखी करके मैं सुखी हो ही नहीं सकता, जिस दिन मुझे अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस का रास्ता मिल गया, मैं दुनिया में किसी के लिए परेशानी कर ही नहीं सकता क्रिएट। दिक्कत तो यही है ना कि मुझे अपना पेट चलाने के लिए दूसरे का पेट काटना पड़ रहा है अपना पेट भरने के लिए, यही तो समस्या हो रही है ना। ये समस्या एक झटके में साफ, एक झटके में सिर्फ करना क्या है, समझाना है, बस समझाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। और जिसको ये समझ में आया हुआ है, जिसको भी ये समझ में आया हुआ है, फोन देखिए, मेरा फोन है, पानी ले लीजिए सर। बेगम का है, जिसको भी ये समझ में आया हुआ है, हेलो, वही आदमी अपने घरों से बेघर हुआ निकला हुआ है। सिर्फ दिक्कत उसी के सामने है, कोई नहीं समझता। ये वाली लाइन सिर्फ वो बोलता है जो घर से नहीं निकला। अदरवाइज आप लॉजिक से समझाएंगे, समझ से समझाएंगे तो ना समझी समस्या है, समझ ही समाधान है। समझ में आ गया, खेल खत्म भाई। समस्या तो इन लोगों ने मुझे बोला कि यार डॉक्टर साहब आप खाली समस्या पर बात करते हो। अच्छा ठीक है, फिर समाधान पर तो करते नहीं। अरे भाई समस्या का है, समझ में आ गई तो काट दो समस्या को, समाधान हो गया है। अगर टीवी समस्या है काट दो, मोबाइल समस्या है काट दो, रेडिएशन समस्या है काट दो, बिजली समस्या है काट दो, पेट्रोल डीजल समस्या है काट दो, रुपया समस्या है काट दो, न्याय व्यवस्था इनकी समस्या है काट दो, पॉलिटिक्स का तरीका समस्या है काट दो, बात खत्म। और अपनी ले आओ, समाधान हो गया है। काटने के लिए आगे आना पड़ेगा, और आगे आना पड़ेगा। और देश के लोग इतने समझदार हैं, उनके पास इतिहास में गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है कि उनके पास सारी व्यवस्था पहले से मौजूद है। केवल उनको इस बात का एहसास कराना है कि तुम्हारी व्यवस्था सबसे बढ़िया सुंदर थी,
वो अपनी संस्कृति पर गर्व करना भूल गए, वो अपनी संस्कृति को जानना भूल गए। ये बड़ी गलती हो रही है। केवल समाज को याद दिलाना है और उस याद दिलाने के लिए आपको आगे निकलना है। और मैं समझता हूं आज नहीं तो कल अगर हम लगे रहे तो समाज को समझ में आएगा। याद कीजिए, कुछ नहीं करना है। जब मैं पैसे के पीछे दौड़ रहा था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जब अपनी कहानी बताएगा, जब वो पैसे के पीछे दौड़ रहा था तब वो दौड़ रहा था, मालूम भी नहीं था जाना कहां है, मालूम भी नहीं था मकसद क्या है, मालूम भी नहीं था कुछ क्या है। जिस दिन मकसद मिल गया, बात समझ में आ गई, अब अशोक भाई पटेल अपना छोड़ के सब कुछ चले, जरूरत ही नहीं है। उस दिन जो अल्टीमेट हैप्पीनेस का जो आनंद है, वापस घर में गए ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इतने सब की जरूरत है नहीं आदमी को। बड़ा खूबसूरती से हमारे समाज ने, हमारे पुरखों ने सब कुछ समझाया हुआ है हमको। केवल उसको आज की मौजूदा व्यवस्था के अंदर कहां फिट करना है, यह देखना है कि क्या यह लॉजिकल है। भाई ठीक है, आप ये कहते हो कि दुनिया भर की जानकारियों के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है, लेकिन इंटरनेट पर तो सारा झूठ परोसा जाता है आपको करने के लिए। टेलीविजन पर तो झूठ परोसा जाता है। तो आपको क्या करना है, घंटे भर के लिए अपने गांव में रेडिएशन को ओपन करना है खाली, कि इतने बजे से इतने बजे तक इंटरनेट चला लो, जिसने जितना झूठ समझना है समझ लो, और समझ के उसका असली तोड़ लिख लो कि यह झूठ परोसा गया, आज असली कहानी यह है। क्योंकि हमारे पास लिखित दस्तावेज नहीं है। पुराना ज्ञान जो है, इन्होंने झूठ के लिए दस्तावेज ही दस्तावेज तैयार किए और हमारे ज्ञान को जला करके राख कर दिया। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता नहीं, हमारी अगली पीढ़ी को मालूम नहीं ना कहां है वो ज्ञान, उसको दिखाना ही तो है, ये है ज्ञान, बस हो गया। तो जब आप गांव के आदमी को यह समझाएंगे कि ये रुपये का खेल भी सारा का सारा ये झूठा है, किसी दिन भी धड़ल्ले से जा सकता है। सीबीडीसी आ गया ना, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, और इसके बाद आ रहा है सोशल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, सोशल क्रेडिट सिस्टम क्यों ला रहे हैं पता है? क्योंकि जो गूगल पे सर्च किया जाता है रुपये के लिए, जो देख रहे हैं कि ये आदमी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं केसेस रुपये के लिए, और जो छोटी कोर्टों में रुपये के खेल को समझ रहे हैं, भाई साहब उनको मालूम पड़ चुका है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या आपको मालूम है? ये हमारे पास वो केसेस हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि यदि आपके समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी जमीन, दुकान, मकान, ट्रैक्टर, कार, कुछ घर या कोई और सामान नीलाम होने वाला है, बैंक का नोटिस आया हुआ है, हमको दो वो नोटिस, हम चुकता करेंगे असली रुपए में, असली रुपए में। और जब हम उसको चिट्ठी लिखते हैं ना बैंक को, बैंक की हवा ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, साफ जवाब नहीं मिलता। अभी लेटेस्ट केस है मेरे एक मित्र का, पुणे में 1 करोड़ रुपया उसका लोन पेंडिंग रहता था। 1 करोड़ का लोन था, 1 करोड़ कुछ का, और उसके 65 लाख रुपए पेंडिंग रहते थे। पैसे कम थे, पेंडिंग 40 लाख थे, उस पर ब्याज लगा दिया उन्होंने, क्योंकि कोरोना काल में उनके पास आमदनी का साधन नहीं बचा। फिर से वापस उतना ही बना दिया। अब बोलते हैं यार इतना हो गया तो अब हमसे चुकता नहीं होएगा। हमने कहा हमको नोटिस भेजो बैंक का, हम बताते हैं। उन्होंने नोटिस भेजा, हमने उसके कागज बना के बैंक को भेज दिए कि तुम्हारे हिसाब से जितना रुपया बनता है, असली रुपए में इसकी कीमत 2000 कुछ रुपए बनती है, अपनी ले लो और हमको एनओसी दो। अब बैंक पीछा छुड़ाता घूम रहा है। अब बैंक पता क्या बोल रहा है? सेटलमेंट कर लो, 10 लाख में कर देंगे सेटल। 65 लाख रुपए को 10 लाख में निपटाने को तैयार है, लेकिन हमने अपने मित्र को बोल दिया ना, सेटल नहीं करना, 2000 में ही सपटाएंगे तुम्हारा। सिर्फ फैसले का इंतजार करना है, क्योंकि कानून हमारे साथ है, सिद्धांत से ऊपर नहीं जा सकते। कल को इस देश की सरकार अगर कोई नया कानून ले आएगी, यूनिवर्सल कानून से कहां भागेगी? दुनिया के कानून से, नेचुरल लॉ से कहां भागेगी? नेचुरल लॉ को तो मानना ही पड़ेगा ना। और अगर किसी भी कानून को, किसी भी नियम को इंप्लीमेंट करना है,
तो फिर किसानों के जैसे 1 लाख लोग होंगे जो कहेंगे नहीं चाहिए तुम्हारा कानून, नहीं चाहिए, ये वापस करो, हमारा व्यवस्था करो, वापस हमारे रुपए की वैल्यू वही दो, और वो जो सोना लूटा था वापस दो। क्योंकि जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, हमारे तो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई साहब। मैं तो जब उसको पढ़ा ना, तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं, मेरे तो ये लगा कि यार है ऐसा क्या। क्योंकि जब अंग्रेजों के टाइम में बैंक थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोना बराबर में बैंक के अंदर गिरवी रख के, मतलब रख के सिक्योरिटी मनी के रूप में, और रुपए छाप दिए। अब अंग्रेजों का रुपया था, अब जब देश आजाद हो गया तो वो अपने रुपए, अब देश आजाद हो गया तो भारत का अपना रुपया होगा, क्यों जी, तो वो लोग अपने रुपए को वापस ले जाएंगे, तो वो लोगों ने अपना रुपया बंद कर दिया, लेकिन उसका जो सोना था उसके बराबर का, वो सोना अपना ले चुका चुके थे पहले ही। ये जो रेलवे लाइन बची है, ये क्या आपको लगता है ये आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए बनी है भाई साहब? ये नई जो स्पेशल कार्गो के लिए बनी है, डबल डेकर जो अभी कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उधर से बनी हुई है, कश्मीर से चली है। ये 4 लेन बन रही है, जो 8 लेन एलिवेटेड हाईवे जो बन रहे हैं, ये उन सामानों को पोर्ट तक, और पोर्ट से आपके लिए जो पोर्ट से वापस आएगा आपके लिए प्रोसेस्ड फूड, मल कहते हैं उसे हम लोग। भाई आयुर्वेद में यह कहा जाता है कि 1 घंटे से ज्यादा अगर खाना बना हुआ हो गया है तो वो मल बराबर होता है, तो आपके लिए मल आएगा, मल। एक छोटी सी बात बताऊंगा, पहले ये पूरी कर दूं। ये मैंने एक लोन भरा है जिसमें 8,53,000 रुपए भरे हैं, और डिवाइड कर। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। अगर इसकी मैं असली पूंजी अपनी गिनूं तो गुना 4,000, हाँ 341 करोड़ रुपए बने जो मैंने बैंक को दे दिए। हाँ। अगर मैं कल केस, मतलब मैंने केस डाल दिया, तो 341 करोड़ में तो कई ब्रांचों को खत्म कर देंगे हम। और कमाल की देना बात, पड़ेगा उनको। कैसे करोगे ब्रांचों को खत्म भाई साहब? पूरी दुनिया में किसी बैंक की अपनी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, सारे बैंक किराए पर चल रहे हैं। कभी भी सटक जाएंगे तो क्यों कानून बनाना पड़ा कि 5 लाख तक की पैसा आपका सुरक्षित है, केवल 1 करोड़ होगा उसका भी 5 लाख, 5 लाख है उसके भी 5, सब तैयारियां करें। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भागने की तैयारी के लिए यूज हो रहा है, सेंट्रल विस्टा छुपने के लिए, भागने के लिए अपना जेट, समझ रहे हैं? और हर देश के साथ ये हो रहा है, हर देश के लोग जाग रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियस जब बनती है ना, तो ऐसे ही भयानक तरीके से बनती है, इनको रास्ता नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए और जब उन्होंने अपना रुपया बंद किया, तो इस देश से 43 करोड़ 67 लाख 160, कितना? 43 करोड़ 67 लाख 160 किलोग्राम शुद्ध सोना लेकर गए, यानी के 44 करोड़ के करीब 44 करोड़ किलो सोना। इतनी करेंसी चलन में थी भाई साहब, हैं? 44 करोड़ किलो। हाँ नहीं, एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए। 4367 00160 किलोग्राम, ये बनता है 4 लाख टन। कितना किलो? इतना किलो, हाँ इतना टन। लगाइए आप हिसाब किताब। जिस दिन इस देश की जनता अपना पैसा मांगेगी, अपना रुपए, 56,000 से गुना कर लो। 56,000 तोले का रेट है भाई साहब, कि ये किलो है। 56,000 और फिर 1,000 से गुना करो, इतने रुपया। 56 लाख से गुना करें। हाँ ना, 56 लाख नहीं साहब, 5 करोड़ 60 लाख। 5 करोड़ 60 लाख।
5 करोड़ 60 लाख से 44 करोड़ को गुना करो, इतना रुपया लेकर गए। इसीलिए आप कंगाल हैं, और जितना देश लोन लेता रहेगा उतने आप कंगाल होते जाओगे, और समझ आते ही अमीर है। और समझ आते ही टक, एक झटके में। 16 लाख लोगों ने मतलब आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है सुधरेगा कैसे। पूरी व्यवस्था, सुखदेव भाई हुए, अपने अशोक भाई पटेल हुए, ये जो वर्मा जी हुए, रुपए की, ग्राम स्वराज की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, न्याय व्यवस्था, सबकी तैयारियां चल रही हैं। और एक एक आदमी ने अपनी अपनी जिंदगी के 20-20 साल, 25-25, 35-35 साल इसमें लगा रखे हैं। आपको केवल इतना भरोसा होना चाहिए कि जिसको आप बहुत बड़ा दुश्मन मान रहे हो वो मिट्टी के ढेर के बराबर है, एक ठोकर लगते ही, कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ आपकी एकता और आपकी समझ को मल्टीप्लाई करना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और इतने जेन्युइन लोग इसमें मिल रहे हैं। ब्यूटी क्या है कि इसमें हम किसी बाहरी ताकत का सहारा नहीं ले रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई सहारा नहीं ले रहे, सब अपने कंट्रीब्यूशन से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए केवल सच्चे लोग आ रहे हैं, और हम मौका दे रहे हैं कि आप सवाल पूछिए, आप पूछिए आपको क्या पूछना है। तो ये तो हो गया किसान का खेल। अब समझ में आ गया ना, आपकी जमीन, मकान, सब कुछ, दुकान, सब कैसे नीलाम होने की तैयारी चल रही है, और हम कैसे बचाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों तरफ का काम हो रहा है ना। मतलब आपको समस्या पता लग गया, आपको कारण पता लग गया, आपको कारण उठाना है, समस्या का समाधान हो गया। ठीक बात। दुकानदार के ऊपर आ जाते हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन करने के पीछे का लॉजिक, ऑनलाइन सस्ता और दुकान पर महंगे का लॉजिक। भाई आप मुझे कहते हैं अरे दुकानदार तो लूटते हैं। अरे कैसे लूटते हैं? और ये इतना महंगा देते हैं, ऑनलाइन सस्ता मिलता है। अरे भाई जो तुमको ऑनलाइन सस्ता दे रहा है उसके लिए लाइन हमारे पैसे से बिछाई, उसको कंटेनर, उसको एक्सपोर्ट करने के बाद एक्साइज ड्यूटी में छूट हमारे पैसे से दी, उसका 60-60 हजार करोड़ रुपया, 20-20 हजार करोड़ रुपया से झटके में माफ हमारे पैसे से हो रहा है, उसको बैंकों से लोन हमारे पैसे से मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं देगा आपको 1000 रुपए की चीज 900 रुपए में? जिस चीज का बाजार का रेट जो है वो थोक में 1000 है, लेकिन आपको ऑनलाइन वो 900 की मिल रही है, क्योंकि 100 रुपए वो अपना दे सकता है ना घाटा, क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है, मिल रहा है पहले से ही। उनकी 1 रुपए की वस्तु को 85 रुपए हमारी करेंसी। समझ रहे हैं बात आप? भाई जब अमेरिका से कोई सामान आ रहा है, उनकी उसकी कीमत 1 रुपया है, 1 रुपया $1, यहां आते ही वो 80 रुपए की हो जाती है। तो हमारा 80 गुना रुपया यहां से जा रहा है। तो वो ऑनलाइन क्यों नहीं देंगे आपको सस्ती? 80 की जगह थोड़ा 78 कर देंगे तो हमारा दुकानदार लोकल तो बर्बाद हो ही जाएगा। क्योंकि दुकानदार को अगर उस 80 रुपए की चीज को बेचना है तो 10-20 रुपए तो कमाएगा वो अपनी मेहनत को ऐड करके। उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कुछ लग ही नहीं रहा, उनको तो एक बार वेबसाइट बनानी है। मतलब दुकानदार के लिए पूरा रास्ता तैयार है। एक लॉकडाउन और लगा, चाहे क्लाइमेट के नाम पर लगे, चाहे किसी और पॉक्स के नाम पर लगे, चाहे किसी और बीमारी के नाम पर लगे, चाहे हीट रेडिएशन पे लगे, कैसे ही भी लगे, एक लॉकडाउन और अब की बार दुकानदार सारे साफ। क्यों जी? जो अभी कौन बचे हुए हैं जिनके पास बैकअप था अच्छा, जो नए नए दुकानदार थे 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, वो सब सफाचट हो चुके हैं, सबका धंधा खत्म हो चुका है। जो पुराने दुकानदार जिनकी दुकानों का किराया नहीं देना पड़ता, जो पुश्तैनी ले रहा है, वो अभी बचे हुए हैं। उनको भी मार्केट के अंदर इस तरीके से उलझाया हुआ है कि अब वो कर्जदार हुए पड़े हैं, उनकी जमीन घर सब नीलाम हुए पड़े हैं। उन सबको आप बचा सकते हैं, उन सबको हम बचा सकते हैं, बशर्ते कि उस तक पहुंचे तो। ठीक। अमेज़न का 35% प्रॉफिट होता है ये हर एक चीज में। हाँ, सारे प्रॉफिट में से उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सीधा। 35। ठीक है। अमेज़न ना कुछ बनाता
ना कुछ बेचता ना भेजता, कुछ नहीं करता, दुकान है ऑनलाइन, ऑनलाइन है। आपने ऑर्डर किया, वो दुकानदार के पास भेज, दुकानदार कैसे भेजता है कैसे नहीं भेजता, दुकानदार की सिरदर्दी। दुकानदार भी नहीं कमाता ना, हाँ, वो बेचारा कमाता। सीधा 30% प्रॉफिट अकेले। और दूसरा जो है ना, ये लोग जो नॉन जीएसटी के आइटम है 0% वाले, हाँ। उसको इसके माध्यम से वो 28% जीएसटी लगा सकते हैं। हाँ। सरकार को भी फायदा है। जो चीज नॉन जीएसटी में है, एक बार कुरियर से जाएगी, अमेजन कोरियर से जाएगी तो उस पर जीएसटी भी लगेगा। समझ रहे हैं? टैक्स टैक्स टैक्स। ठीक, अब आ जाते हैं नौकरी वाले पे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हाँ, एम्प्लॉइज के लिए बता देता हूं। वो र्यूमर इसलिए फैलाया कि उनको एम्प्लॉइज को निकालना था, उसको जस्टिफाई करना था। असल में वो रोबोटिक लेके आ रहे हैं वहां पर, सामान मतलब ट्रक से सामान लोडिंग करके उसको अनलोडिंग करके और उसको वापस उसमें स्टोरेज हाउस में सेट करना, वहां से उठा करके पैकिंग करके भेजना, सब काम रोबोट कर रहे हैं। तो 90% जो आपको अगली बात बताने जा रहा था, मैं वही बता रहा था सर्विस सेक्टर की। सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में रोबोटिक्स लाया जा रहा है। बात समझ लीजिए बस। आपको न्याय चाहिए तो रोबोट आपके लिए वकालत का काम करेंगे, सारा नॉलेज उनके पास है। आपको सर्जरी करनी है तो रोबोट आपके लिए सर्जरी करेंगे, डॉक्टर नहीं चाहिए। पढ़ाना है तो रोबोट आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे सक्षम हो चुकी है। बच्चे को वर्चुअल रियलिटी वाले वो चश्मे लगा दो, उसको लगेगा मैं क्लास में बैठा हूं, सामने रोबोट पढ़ा रहा है, उसको लगेगा टीचर पढ़ा रहा है, बिल्कुल फीलिंग आएगी वही। ना किसी टीचर की जरूरत, ना किसी डॉक्टर की जरूरत, ना किसी इंजीनियर की जरूरत, ना किसी जज की जरूरत, ना किसी वकील की जरूरत। ना आने वाले टाइम में एलिवेटेड रोड इस टाइप से बन रहे हैं, ना किसी ड्राइवर की जरूरत, और ना उनको बच्चे पैदा करने के लिए आदमी की जरूरत, ना उनको पैदा करने के लिए औरत की जरूरत। सब कुछ लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपका सबका डीएनए कलेक्ट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन एक्ट आ चुका है, पुलिस आइडेंटिफिकेशन। आपका डीएनए सरकार ले सकती है, ऐसा कानून। आपका डीएनए ले लिया तो जिसका वंश आगे बढ़ेगा वो तय करेंगे। जिसका डीएनए चेंज कर दिया वो जिंदगी भर के लिए चेंज हो गया, केमिकल शरीर में डल गया। मतलब आपकी उनको जरूरत नहीं है, बिकॉज दे थिंक यू आर यूजलेस ईटर। और हम कहते हैं हम कुदरत की बनाई हुई नेमत है और हम इस नेमत को बचाएंगे। सिंपल, अपनी लड़ाई इतनी सी है, हम कुदरत के साथ, वो गैर कुदरत, वो कुदरत के खिलाफ। देखना यह है कि आप इस लड़ाई में बैठे रहते हैं कि सामने आकर लड़ते हैं। अब राशन वाले की बात हो गई, कोटे वाले बताने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके शरीरों के अंदर केमिकल डालकर उनको शरीर को नाकाम किया जा चुका है, अब उनसे मेहनत नहीं होती है। राशन के नाम पर उनको फोर्टिफाइड सामान खिलाया जा रहा है। पहले तेल निकाल दिया, फिर दालें निकाल दी, अब राशन में से चावल निकल जाएंगे, सिर्फ गेहूं बचा है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जैसे गैस की सब्सिडी। इसके बाद आपकी जीवन से जुड़े हुए हर दस्तावेज को, हर सर्विस को, हर चीज को, ड्राइविंग लाइसेंस, मकान की आईडी, फैमिली आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, फोन का बिल, बैंक अकाउंट, गाड़ी की आरसी या आधार कार्ड से कनेक्ट करना, जो बाकी बच गया। गैस भी आपको पाइपलाइन के थ्रू मिलने वाली है, पानी भी आपको पाइप के थ्रू मिलेगा। कल को जैसे वो क्लोरीन डालते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, कल को वो कुछ और डालते हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं। कल को आपके शरीर पर फफोले हो जाएं, आपको एलर्जी हो जाए और उसके नाम पर आपको घरों में कैद करें, क्योंकि आप पानी तो टैप से पीते हैं। गलती से केमिकल कुछ भी डल सकता है भाई, समझ रहे हैं ना, मैन मेड था। आप समझदार हैं। अगर आपने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो आपका चुप्पी ही आपकी अगली औलादों की बर्बादी का कारण बनेगी। क्योंकि आप अभी तक तो ऑर्गेनिक बचे हुए हो सकते हैं, आगे भी बचे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तो नेजल भी आ गई है।
फिर माउथ से भी जा सकती है, तो सब्जियों में भी टीका लगा सकते हैं, तो आपके पानी में भी डाल सकते हैं। उनको तो आपके शरीर में पहुंचाने से मतलब है, जैसे मर्जी पहुंचाएं। और इतने सारे रास्ते हैं। तो बाजार से भी लड़ना होगा, आपको केमिकलों से लड़ना है, तो आपको ये लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। आपके पास रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना, रास्ता ही नहीं है। हां, लड़ने में हिम्मत कब आएगी? जब आपके पास अपने आसपास लड़ने वाले लोग मिलेंगे और तैयार होंगे। वो कब मिलेंगे? जब आप घर से निकलोगे। ये पहला कंडीशन है। वहां बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, फोन पर नहीं मिलेंगे, व्हाट्सएप पर नहीं मिलेंगे, निकलना तो पड़ेगा, सीधी सी बात। तो मेरे ख्याल से सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए हम लोग जोड़ पाए। टाइम देख लेते हैं, पूरा 12:30 हो गया है, लंच का ब्रेक है, ठीक है। तो मैं अपनी इस पूरी चीज को समराइज करके यही कहूंगा कि समाज के जिस भी तबके के पास जाओगे, आपके पास उसके लिए कोई ना कोई खबर होनी चाहिए। अब आती बात उनके उपयोग के आप हो के नहीं। तो हमारे पास शिक्षण व्यवस्था भी है कि उनके बच्चों को 100% रोजगार देने वाली शिक्षण व्यवस्था कैसे बनाएं, अपने बच्चों का टैलेंट कैसे पहुंचाएं। जैसे एक साथी ने अपने कल के उस सवाल में लिखा था कि हमें बताइएगा, उस पूरी ट्रेनिंग का 13-14 घंटे का शेड्यूल है और वो हमने किसी टीचर ट्रेनिंग को देते हुए हमने वो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो आपको चाहिए, आपने मुझे व्हाट्सएप ही करना है 9518170000 पे कि हमें वो बच्चों की ट्रेनिंग दे दीजिए एजुकेशन वाली, हम आपको भिजवा देंगे, बात खत्म। आपको वो ट्रेनिंग कैसे करनी हो मालूम पड़ गया। तो अब आपके पास जब गांव में जाओगे तो आपके पास सोल्यूशन खेती का भी हो गया, एजुकेशन का भी हो गया, रोजगार का भी हो गया। अब स्वास्थ्य का है। मेरे ख्याल से आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर है तो तैयार कर लेंगे, कमी है तो हर गांव में 5-5 लोग तैयार कर देंगे कि तुमको स्वस्थ कैसे रखना है। ऐसे ही हम लोग न्यायपालिका के लिए गांव के 5-7 बच्चों को न्याय प्रणाली समझा लेंगे। क्यों जी भाई, हमको अपनी व्यवस्था कैसे करनी है। तो आपको कल को आदमी कैसे चुनना है, आपको किसको वोट डालना है, किस तरह के आपको व्यक्ति को वोट डालना है, पार्टी को वोट डालना है, आपको किसी कंपनी को वोट डालना है या आपको मुद्दे को वोट डालना है। आप इलेक्शन करवाना चाहते हो कि सिलेक्शन करके भेजते हो, यह भी समझा देंगे। ये आपको अगले चरणों में पता चलेगा। यानी कहने का मतलब है आपके पास सलूशन है, ऐसी फीलिंग आपको होगी तो आप थोड़े हिम्मत से जा पाएंगे कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी को इसी काम में अर्पित किया हुआ है और वो इस काम पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा आपका हौसला बढ़ेगा। इसी हौसले को बढ़ाने के लिए आपको यहां एक साथ रखा है और आप लोग एक दूसरे से जुड़ भी रहे होंगे मुझे लगता है इस यात्रा में। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम लंच के बाद सही टाइम पर वापस कितने बजे गया है? 2 बजे हम लोग फिर से यहाँ आकर एकत्र होते हैं और अगले सेशन में आपको अगले पॉइंट्स मिलेंगे। जो रह जाएंगे वो सवाल लिखते चले जाइएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस दौरान बीच में संजीव भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए संजीव भाई। चलो, सबको नमस्कार, प्रणाम।